लिखने के बाद 10,000 तो शेयर किया है इसको लोगों ने। जी, बड़ी बात है। 5,000 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए हैं। जी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी खबरों के पीछे की खबर और आखिर सब कुछ क्या कुछ हो रहा है देश में वो बताने की कोशिश करते हैं, जो आमतौर पर पब्लिक डोमेन में नहीं होता और आपको अखबार और टेलीविज़न चैनल ये सब बातें बताना नहीं चाहते। हम कोशिश करते हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से कि वो चीज़ें भी आप तक पहुँचें कि आप आँख खोलकर, दिमाग खोलकर अच्छे से हालात को समझ करके जिएं, ताकि आप आने वाले दिन और बेहतर गुजार सकें। और आंखें खोल करके जिएंगे तो कम से कम आप कहीं बचने का रास्ता भी सोच के बैठेंगे। अभी जो कुछ मुल्क में हो रहा है, एनआरसी और सीएए और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहे हैं, शाहीन बाग के नाम से प्रोटेस्ट पूरे देश में कई जगहों पर ऐसे चौराहे हैं जिनका नाम शाहीन बाग रख दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 2011 में काहिरा में, मिस्र की राजधानी में एक जो तहरीर स्क्वायर मशहूर हुआ था, जिसके बाद में एक हुकूमत बदली थी। तकरीबन ऐसे हालात यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हुकूमत टस से मस होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस बीच में जो कुछ प्रशासन, पुलिस और अदालतें कर रही हैं, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त हैं वदूद साजिद साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कानून की ख़बरों को बहुत नज़दीक से देखते हैं और पूरी सरकार का जो काम करने का तौर तरीक़ा है उस पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका। आप हमें वक्त दे देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरह से हुकूमतें प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ डील कर रही हैं, हत्ता के जो कानून साज के मेंबर हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, और अदालतें, निचली अदालतों से लेकर के ऊपर तक की अदालतें क्या कुछ कर रही हैं, ये हमारे देखने वालों को आप बताएं, ताकि लोगों को ये समझ आए कि हम किन हालात में ज़िंदगी गुजारने पर एक तरह से मजबूर किए जा रहे हैं। जी बताइए, क्या सूरत हाल है? शुक्रिया काज़मी साहब। पिछले एक हफ़्ते में बहुत सी खबरें हैं और बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन आज मैं 4 या 5 खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और आपको बताऊंगा कि मुल्क में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम 11 जनवरी का एक बयान लेते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का। जी। उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक बयान दिया। उसके अगर आप बिटवीन द लाइन्स यानी बैन सतूर यानी लाइनों के बीच में क्या है, अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा, ग्वालियर में एक बयान दिया, पीटीआई ने उसको रिपोर्ट किया 11 जनवरी को। उन्होंने कहा कि अब यूपी में देयर इज़ नो डेमोन्स्ट्रेशन, नो प्रोटेस्ट, नो वायलेंस अगेंस्ट द इशू ऑफ सीएए। और उन्होंने ये कहा कि अब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा है, कोई मुजाहरा नहीं हो रहा है, हमने उसको दबा दिया है, हमने जो अपराधी थे, आरोपी थे, उनकी प्रॉपर्टीज सीज कर ली हैं, उनसे हमने कंपनसेशन ले लिया है और अब मुजाहरा तो बहुत दूर, अब वो हमसे माफ़िया मांग रहे हैं। जी जी जी। तो आप देखिए कि ठीक है, उन्होंने जो जुल्म ज़्यादती की पूरे मुल्क के सामने है, लेकिन जुल्म करने के बाद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज़ख्मों पर तेज़ाब छिड़कने के बराबर है। जी जी जी। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि साहब मैंने अब सब कुछ दबा दिया। सवाल ये है कि क्या प्रोटेस्ट करना कानून के ख़िलाफ़ है? क्या डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता? क्या आपकी सरकार डेमोक्रेसी के नतीजे में नहीं बनी? डेमोक्रेसी के नतीजे में बनी, इसी कानून के तहत, इसी संविधान के तहत बनी है। आप इस संविधान को नकारेंगे? आप डिक्टेटरशिप के थ्रू आए नहीं जी कि साहब, या रेफरेंडम नहीं आपने किया, आपने तो वोटिंग कराई, उसके नतीजे में आप आए, लेकिन आज आप उसी को नकार रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि अब जो है हम नकाब उतारेंगे लोगों के चेहरों पर से और अब दिखाएंगे और अब हम बताएंगे। ऐसी भाषा यूपी का चीफ मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि कोई आपके फैसलों पर सवाल ना उठाए। जी। आप हुकूमत हैं, अदालत नहीं है। जी बिल्कुल। अदालत इस तरह की बात कर सकती है,
लेकिन हुकूमत नहीं कर सकती। आपने बगैर अदालत का फैसला लिए प्रॉपर्टी सीज कर दी। अभी इल्ज़ाम भी तय नहीं हुआ, अभी ये भी तय नहीं हुआ कि जुर्म किया है या नहीं की। अगर आप उसे जुर्म कहते हैं, आपने सज़ा देनी शुरू कर दी। तो अब मुझे याद आया कि यही चीफ मिनिस्टर साहब जो 5 मरतबा गोरखपुर से पार्लियामेंट में पहुँचे हैं जी, इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद, उनका अपने खिलाफ जो केसेस हैं उनके ताल्लुक से क्या रवैया है, क्या उनका रिएक्शन है जी। 20 दिसंबर 2017 को, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है बहुत डिटेल्ड, 20 दिसंबर 2017 को यूपी की विधानसभा में उन्होंने एक स्पेशल अमेंडमेंट किया क्रिमिनल जस्टिस लॉ में जी। और वो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए किया। उन्होंने, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए थे, लेकिन स्पेशली 1995 में उनके और उनके 14 साथियों के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने केस किया था, चूँकि गोरखपुर में उन्होंने हेट स्पीच दी थी और उसके नतीजे में फसाद हुआ था जी। और उसके नतीजे में कई लोग ज़ख्मी भी हुए थे, हताहत भी हुए थे, मारे भी गए थे। उसके बाद उनके खिलाफ केस हुआ, लेकिन वो जैसा कि होता है वो ना गिरफ्तार हुए, ना उनका मुकदमा आगे चला, ना जेल गए, ना जेल गए। लेकिन जब वो सरकार में आए तो उन्होंने 20 दिसंबर 2017 को सबसे पहला काम ये किया कि क्रिमिनल जस्टिस लॉ में स्पेशल अमेंडमेंट की और उसमें असेंबली में उन्होंने ऐलान किया, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मेरे खिलाफ 20,000 केस हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? कोर्ट के सामने अभी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, आपके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बनी अभी, आरोप तय नहीं हुए, बहस नहीं हुई। ये 20,000 का नंबर हो सकता है, एक्सैजरेट करके कहा हो, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद में। हम तो कहते हैं कि अगर 20 भी थे, हाँ, अगर वो ठीक भी है तादाद, वो खुद अपने बयान के जिम्मेदार तो हैं। सवाल ये है कि आप अपने ही खिलाफ केस को खुद कैसे आप वापस ले सकते हैं? क्या अखलाकी फ़र्ज आपका नहीं बनता था? अच्छा, ये सब केस अच्छा, आम तौर पर ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम में कि अगर किसी पर मिसाल के तौर पे करप्शन का चार्ज है या कोई और चार्ज है, तो उससे अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसे फोर्स लीव पर भेजा जाता है ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। नहीं, यहाँ तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हाँ, वो और अगर कोई किसी पॉलिटिकल पोजीशन में होता है तो उससे भी इस्तीफा लिया जाता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा सब कुछ। आदमी साहब, यहाँ तक एहतियात रखी जाती है कि अगर किसी के ऊपर केसेस होते हैं तो उसको मिनिस्टर ही नहीं बनाया जाता। जी जी, ठीक है ना। दिल्ली में भी एक मिसाल है इसकी। हाँ। आम आदमी पार्टी ने यहाँ तक भी किया कि अगर महज आरोप लग गया तो अपने मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर यहाँ तो आपको इतना बड़ा स्टेट आप एक आदमी के हवाले कर रहे हैं जिसकी अपनी जबान के मुताबिक 20,000 केसेस हैं, लेकिन हम 20 भी मान लें तब भी 20 नंबर भी बहुत होता है। अच्छा, ये सब केसेस कौन से हैं, क्यों उनके ऊपर लागू हुए? बहुत मुख्तसर सा शॉर्ट सा आपको बताता हूँ कि ये ज़्यादातर मामलात 144 की खिलाफ वर्जी करने पर हुए। अच्छा, जिस 144 के खिलाफ अब जो सजाएं दी जा रही हैं, जिस 144 के खिलाफ आप खिलाफ वर्जी पर ले रहे हैं, जिसकी खिलाफ वर्जी पर आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, जेलों में बंद कर रहे हैं और उनसे कंपनसेशन ले रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, उसी 144 की खिलाफ वर्जी आप कर चुके हैं। जी। अपने खिलाफ आपने केसेस वापस ले लिए। तो ये है हिपोक्रेसी और मुनाफिकत। उसके अलावा कुछ अभी ताज़ा कुछ खबर थी, गुजरात असेंबली में कुछ ऐसा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने सवाल किया। जी। तो 12 जनवरी को गुजरात असेंबली में NRC और CAA पर डिबेट हो रही थी। और वो डिबेट क्या थी? वो तो दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना था, इंडोर्स करना था। हाँ, बिल्कुल। यानी उनकी तायद करनी थी, हिमायत करनी थी, उनके सपोर्ट में ही कुछ रेजोल्यूशन पास करना था। तो उसमें डिबेट चल रही थी। अब आप अपोजिशन को भी तो उसमें बोलने देंगे? बिल्कुल, तभी तो डिबेट मुकम्मल होगी। और गुजरात असेंबली की अपोजिशन कमजोर नहीं है। 55 सीटें हैं कांग्रेस की। जी। कितने में से? तो 182 में से। 55 अच्छी खासी तादाद। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं इमरान भाई, वो उन्होंने इंटरवेंशन किया और उन्होंने कुछ कहना चाहा। तो गुजरात असेंबली के स्पीकर चावड़े साहब ने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा, इमरान भाई बैठ जाओ, दिस इज नॉट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है।
क्या स्पीकर की जबान ये होनी चाहिए? आमतौर पर स्पीकर की जो हैसियत, जो हमने भी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है स्कूल में, कॉलेज में, उसमें इंडिपेंडेंट एक शख्सियत, जिस तरह से प्रेसिडेंट के लिए या स्पीकर के लिए ये ऐसी बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट होती थी अब से पहले कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट ना करके एक जज के तौर पर काम करता था। बिल्कुल, ये स्पीकर का हाल जज ही नहीं, जी जी, स्पीकर का फर्ज है कि अपोजिशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। जी जी बिल्कुल। आप यहाँ अपोजिशन को यूं कहकर दबा रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है। जी जी। और फिर जब उन्होंने एतराज़ किया उनके लीडर ने कांग्रेस के, तो दोबारा फिर उन्होंने यही बात दोहराई और हंसते हुए दोहराई। हाँ। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क भर में क्या हो रहा है। मैं एक वाक़या आपको और बताता हूँ, जी जी, वो बड़ा दिलचस्प है। 12 ही जनवरी को हाँ दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें एक सीमापुरी इलाका है, जी जी, सीमापुरी में कई नौजवान गिरफ्तार हो गए थे। हाँ। और उनमें से कई नौजवान ऐसे हैं कि जो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, जी जी जी, जो सीमापुरी में थे ही नहीं, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और अभी तुर्कमान गेट पे जो हुआ है, पुलिस ने जो एक रिक्शा चलाता हुआ एक आदमी आ रहा है, लेकिन चूंकि दाढ़ी है तो उसे रिक्शे से उतार के उसे भी बस में बिठा लिया। जी जी, ये वीडियो आई है सामने। तो खैर, वहाँ की जो एडिशनल सेशंस कोर्ट साहब हैं, जज साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हम उनका एहतराम करते हैं, जी जी, उन्होंने ज़मानत दे दी इन 13 नौजवानों को और 20-20 हज़ार की 2 श्योरिटी इस पर दे दी। तो यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकते जी आप। जी जी, और आपको मेरिट पे ज़मानत देनी है कि ज़मानत जिसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। जी जी, इसके अलावा आप कोई और तबसरा भी नहीं कर सकते, जी जी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हाँ, लेकिन आपने क्या कहा, इन 13 नौजवानों को इसका पाबंद कर दिया कि 19 जनवरी को आप 2 बजे से 4 बजे के बीच थाना सीमापुरी के एसएचओ साहब से जाकर मिलेंगे और एसएचओ साहब CAA के बारे में जो डाउट्स हैं इनके माइंड में आए हुए, जो प्रोटेस्ट कर रहे जी, हैं, जी। उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, जी जी जी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे। जी। मेरा कहना अच्छा, है कैसे कैसे तरीके अपनाए हैं सरकार ने? अभी पिछले दिनों एक वीडियो आई थी, मैं आपको बताऊं दर्शकों को, मेरठ की शायद वीडियो थी, और मुख्तलिफ शहरों में कुछ ख़वातीन हैं जो घरों में कुछ शैम्पू या इस तरह की चीज़ें बेचने के बहाने घरों में जाती हैं और वो एक नंबर पर मिस कॉल कराती हैं, और वो मिस कॉल वो है जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने पब्लिक किया है कि जितनी मिस कॉल होंगी वो सर्वे के तौर पर इस्तेमाल मानी होंगी। जाएंगी। तो यहाँ एक तरफ तो धोखा दे करके मिस कॉल कराने के लिए गलियों कूचों में भेजा गया है लोगों को पैसा दे करके, और दूसरी तरफ एसएचओ से वो काम लिया जा रहा है जो उसका काम है ही नहीं। पहली बात तो ये है कि एसएचओ और पुलिस का ये काम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जज साहब, ये आपका भी काम नहीं है जी, कि आप इस तरह की हिदायत दें। ये तो पॉलिटिकल चीज है। इसका मतलब आप बीजेपी के उस नजरिए को या सरकार सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं अदालत में बैठ करके। हाँ। इससे ज्यादा क्या अजीब एक सूरत हाल है। लेकिन 12 ही जनवरी को, जहाँ कुछ बुराइयां अच्छाइयां भी हैं, 12 ही जनवरी को एक बहुत उम्दा खूबसूरत फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, जो था तो जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, लेकिन वो पूरे मुल्क पे लागू होगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की जो बेंच है उसने रूलिंग दी है, और जो रूलिंग है वो कानून बन जाती है। तो कानून उसने ये कहा है कि दफ़ा 144 का बार बार इस्तेमाल उसका अब्यूज़ है, यानी दुरुपयोग है। जी। और आप ऐसा नहीं कर सकते, सरकार को मना किया गया है। पिछले दिनों तो इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ, पूरे स्टेट्स में दफा 144 इन प्रोटेस्ट में यही हुआ कि दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जहां देखा प्रोटेस्ट हो रहा है, दफा 144 लगा दी, यूपी में लगा दी, कर्नाटक में लगा दी, आसाम में लगा दी। ये तीनों स्टेट वो हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यूपी, कर्नाटक, आसाम, जहां बीजेपी की हुकूमत है। तो अब आप ये देखिए, हालांकि आसाम में ही सबसे ज्यादा मुखालफत इनको बर्दाश्त करनी आप ये देखिए कि इन तीनों स्टेट में जो प्रोटेस्ट हुए और जिन पर पुलिस ने गोली चलाई, ताकत का इस्तेमाल किया, उसके नतीजे में 23 लोग मारे गए। 23 लोग मारे गए। ये तय ही नहीं हुआ कि वो गुनाहगार थे नहीं थे, और गुनाहगार को भी पुलिस कैसे मार सकती है, उसके और सीने पे गोली कैसे मार सकती है। तो अब आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा केसेस इन 3 स्टेट में हुए। तो अब आप बंगाल के जो वेस्ट बंगाल है, सीने पर गोली के बारे में एक कहानी कल ही अखबार में शायद आई थी, वो गालिबन कश्मीर के लिए थी या यूपी के लिए, जिसमें ये कहा गया था कि ये वो सीडीएस साहब ने कहा है, चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ जो बने जो अभी भी नया ओहदा क्रिएट किया गया है, बिल्कुल, वो उन्होंने कहा कि साहब वो उनकी आंखों पर क्यों गोली मारते हैं आप? कहा कि वो झुक के पत्थर उठाते हैं इसलिए आंखों पे लग जाती है, वरना तो वो घुटनों पे मारते हैं। बताइए, ये ऐसे बयानात और सीडीएस ऐसे बयान दे रहे हैं। अरे नहीं, सीडीएस बनने से 2 दिन पहले उन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत की थी। उन्होंने बयान ऐसे दिए थे कि वो बहुत जल्दी बना दिए गए। जी आप तो एक बहुत ही मतलब मैं कोरिलेट कर रहा हूँ कि 144 का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग यूपी, कर्नाटक, आसाम में हुआ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है। तो अब आप सुनिए, मगरबी बंगाल के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष साहब, वो एक प्रोग्राम में बहुत बड़ी रैली में क्या कह रहे हैं सुनिए। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की कोशिश मत करना, देखा नहीं यूपी, कर्नाटक और आसाम में जहाँ जहाँ हमारी हुकूमतें हैं यानी भाजपा की, वहाँ हमने प्रोटेस्टर्स को कुत्तों की मौत मारा है। ये लिखा हुआ आया है इंडियन एक्सप्रेस के अलावा, इसको और अखबारों ने भी और चैनल्स ने भी कोट किया है। लेकिन इस पे कहीं कोई ना गोस्वामी की डिबेट है, ना सरदाना की, ना परदाना की, किसी की डिबेट नहीं आएगी। अच्छा, और बीजेपी कहती है कि वो उनका जाती बयान है। अरे भाई, तुम्हारे अध्यक्ष हैं तो आपने डिस्टेंस तो कर लिया, कार्रवाई क्या की उनके खिलाफ? बिल्कुल, कार्रवाई कोई नहीं की। अब इसी तरह से आप एक और देखिए, अलीगढ़ बीजेपी का लीडर धमकी दे रहा है कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर क्या कहते हैं, गृह मंत्री के खिलाफ अगर नारे लगाए तो जिंदा दफना देंगे। आई विल बेरी अलाइव, आई विल बेरी यू अलाइव। खुली धमकी। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वही हुआ कि बीजेपी ने कह दिया नहीं, ये बयान उनका ठीक नहीं है और इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल ये है कि उस आदमी का तो पार्टी से ताल्लुक है, बिल्कुल। आप उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? तो अब इन सब बुरी खबरों के बीच एक मैं बहुत अच्छी खबर अपने नाजरीन को, व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि 14 जनवरी को जो चंद्रशेखर का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने जामा मस्जिद पे जुमे के दिन चढ़ के प्रोटेस्ट किया था और उनको पुलिस ले गई थी। हालांकि 144 जो लागू होता है वो किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर होता है, अंदर नहीं होता। चंद्रशेखर धार्मिक स्थल के अंदर थे। अंदर जाहिर है नमाज के लिए भी लोग इकट्ठे होते हैं, 5 वक्त होते हैं। उनको पुलिस ने पकड़ा और उनकी जमानत तक नहीं हुई, उनको 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया। उनका कोई कसूर सामने नहीं आया। और जो एडिशनल सेशन जज हैं 30 हज़ारी कोर्ट की कामिनी लाऊ, उन्होंने 14 जनवरी को बहस के दौरान बहुत अच्छी बातें की, अच्छे सवाल किए, पुलिस वालों को बहुत फटकारा। और उन्होंने ये कहा कि क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान में है जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते गैर कानूनी है? और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पब्लिक परेशान है और सड़कों पर तो आएगी, जब जो बात पार्लियामेंट में कही जानी चाहिए वो नहीं कही जाएगी तो पब्लिक तो सड़कों पर आएगी ही। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है एक जज के मुंह से। यानी पार्लियामेंट में आपने लोगों को संतुष्ट नहीं किया और ताकत के और फोर्स के बल पर आपने एक काला कानून पास कर दिया। और अब जब लोग आपसे कह रहे हैं तो आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि काज़मी साहब ने बताया, शाहीन बाग, ऐसे 20 बाग पूरे मुल्क में बन गए हैं। पूरी दुनिया, पूरा नेशन आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन आप बात नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं ये लागू होके रहेगा। तो ऐसे में हम ऐसे जजों को सलाम करते हैं जो इतनी उम्दा स्ट्रक्चर देते हैं बगैर किसी डर के। और 15 जनवरी को उन्होंने चंद्रशेखर को जमानत भी दे दी। वो जमानत पे भी और उन्होंने पुलिस पे कई सवाल उठाए। तो मुल्क में बहुत कुछ ख़राब हो रहा है। इसी बीच अगर 1 मिनट का टाइम हो तो मैं एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ है उस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। कल ही मैं पढ़ रहा था, एक हैं गौरव दीक्षित। तो दीक्षित जैसे के नाम से जाहिर है कि ब्राह्मण है, ऊंची जाति के हैं। उन्होंने लिखा कि मैं बनारस जाने वाली ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे सामने वाली लोअर बर्थ पर एक मुस्लिम युवक बैठा है। अचानक उठा, वजू करके आया, यानी नमाज के लिए जो मुँह हाथ धो के आते हैं, और उसने अपने पास बैठे वाले आदमी से रिक्वेस्ट की कि मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। तो वो नौजवान उठा नहीं, नमाज के लिए जगह नहीं थी। तो इसका गौरव दीक्षित का कहना यह है कि इस मुस्लिम युवक का दिल बहुत बुरा हुआ, बैठ गया और वो बहुत तकलीफ़ में था। थोड़ी देर में उसने मुझसे कहा कि भैया आप मेरे सामान की रक्षा करो, मैं कहीं और नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तो गौरव दीक्षित का कहना यह है कि मेरा दिल नहीं माना, मैंने फ़ौरन अपना सामान भी हटाया और ख़ुद भी हटा और मैंने अपनी सीट पर उसको नमाज़ पढ़वाई। उसने चादर बिछा के नमाज़ पढ़ी। गौरव दीक्षित का कहना यह है कि मुझे देखकर बड़ी राहत मिली
और मेरे दिल को एक आध्यात्मिक खुशी मिली। जी 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 तो ऐसे भी लोग हैं मुल्क में, और उनके फेसबुक पोस्ट पर आज तक मेरे लिखने के बाद, क्योंकि मैं उर्दू में लिखता हूँ, मेरे लिखने के बाद 10,000 तो शेयर किया है इसको लोगों ने। जी जी, बड़ी बात है। 5,000 से ज़्यादा कमेंट्स आ गए हैं। जी जी जी, और एक कमेंट भी नेगेटिव या नकारात्मक नहीं है। देखिए यही बात है, ज़्यादातर कमेंट हिंदू भाइयों के हैं। जी जी, और सब ने उसको अप्रिशिएट किया है। ये देखिए इस मुल्क की खूबी यही है कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ मिल कर के मोहब्बत के साथ रहते रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान यही है। ये मैं तो बार बार कहता हूँ, देखिए पूरी दुनिया में हर जगह ये उसूल लागू होता है, जो भी बांटने की बात करे, मज़हब के नाम पर, फ़िरक़े के नाम पर, मसलक के नाम पर, किसी भी नाम पर अगर कोई बांट रहा है इंसानियत को, तो वो इंसानियत का दोस्त नहीं, दुश्मन है। अपने अपने आसपास, अपने समाज में, अपने मुल्क में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में हर जगह आप देखें और दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। इसी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की खबर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।